हिंदी का शब्द भंडार कब से बनना प्रारंभ हुआ, इसके बारे में कोई विशेष सन का नाम नहीं लिया जा सकता। किसी भी भाषा का शब्द भंडार अपने पूर्ववर्ती काल से बनना शुरू होता है और अगर वो जीवंत भाषा है तो निरंतर यह प्रवाह जारी रहता है। यदि हम हिंदी के शब्द भंडार की बात करें तो 1800 के आसपास हिंदी अस्तित्व में आती है और तब से लेकर अभी तक उसके हम 5 या 6 उपकालों में विभाजित कर सकते हैं। 1800 से लेकर 19वीं शताब्दी तक हिंदी में जो शब्द समूह थे वे प्रायः मध्यकाल के अंतिम चरण के समान ही थे। हाँ, ये अवश्य हुआ कि उसमें अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग होने लगा था। उसके बाद 1850 से लेकर 1900 तक हिंदी शब्द समूह में अरबी, फारसी और अंग्रेजी शब्दों का प्रचलन होने लगा। इसी के साथ आर्य समाज के प्रचार प्रसार के कारण हिंदी का शब्द समूह तत्सम शब्दों से समृद्ध होने लगा और शनैः शनैः तद्भव शब्द परिनिष्ठित हिंदी से अलग हो गए, उनका प्रयोग कम होने लगा। 19वीं शताब्दी हिंदी के लिए एक युगांतरकारी परिवर्तन लेकर आई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अभ्युदय के साथ ही उन्होंने अपनी पत्रिका के माध्यम से हिंदी का व्याकरण प्रांजल और व्यवस्थित किया और यहीं से हिंदी में तत्सम शब्दावली का पुनः प्रयोग होने लगा। द्विवेदी युग और छायावादी युग पूरा की पूरा तत्सम प्रभावित दिखाई पड़ता है। इसमें महादेवी, प्रसाद, निराला और पंत का जितना भी साहित्य है वह तत्सम के लिए एक बहुलता प्रदान करता है और साथ ही एक उसका उत्कृष्ट उदाहरण भी है। इसके बाद प्रगतिवादी जब युग आया तो पुनः भाषा जन की ओर खिंचती चली गई और जन की ओर जाने से उसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग कम होने लगा। यह स्थिति 1947 तक रही, किंतु स्वतंत्रता के बाद नए युग में हिंदी में पुनः जन प्रचलित शब्दों के साथ साथ विदेशी मसलन अंग्रेजी, अरबी, फारसी और भारत की अन्य बोलियों के शब्दों का भी प्रयोग होने लगा। साथ ही नए ज्ञान विज्ञान के कारण उसने नए शब्द समूह को भी लिया। पुराने शब्द समूह अर्थ के हिसाब से उनमें परिवर्तन भी होने लगा तो नए अर्थों में भी उसने शब्दों को ग्रहण किया। जैसे आकाशवाणी शब्द है, इसका अर्थ नए अर्थ में ऑल इंडिया रेडियो से लगाया गया। इसी प्रकार सदन शब्द जो कि घर के लिए प्रयोग में आता था वह बाद में केवल लोकसभा और विधानसभा के सदन के लिए प्रयोग में आने लगा। इस प्रकार आज तक हिंदी नए शब्दों के प्रयोग से, शब्द समूह के अपने में समाहित करने से, अपने जो भंडार है अपना शब्दों का उसको समृद्ध करती जा रही है और उसकी जो क्षमता है अर्थ संवहन की, अभिव्यंजना की जो शक्ति है वह नित्य प्रति दिनों दिन गहरी, सटीक, निश्चित होती चली जा रही है। इस प्रकार हिंदी का जो शब्द समूह है 18वीं शताब्दी से लेकर अभी तक मुख्य रूप से हम इसको 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें कि हिंदी में भारतीय भाषाओं के शब्द हैं, भारतीय बोलियों के शब्द हैं, जितनी संस्कृतियों का समावेश भारत में हुआ है उन संस्कृतियों के शब्द हैं। साथ ही ज्ञान विज्ञान के नए आविष्कारों के कारण उसमें जिन प्रयोगों का आवश्यकता महसूस हुई वे शब्द भी इसमें समाहित किए गए। युग की आकांक्षा के अनुरूप जब हमारी आवश्यकताएं बढ़ने लगीं तो आवश्यकताओं के अनुरूप जिन शब्दों को हिंदी ने ग्रहण किया उनमें फिल्माना शब्द, हथियाना शब्द, यद्यपि ये नामिक धातु के शब्द हैं मगर आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। जैसे रेटिना शब्द पहले हमारे यहाँ नहीं था, कंप्यूटर शब्द हमारे साथ नहीं था, घुसपैठिया नहीं था, आतंकवादी शब्द नहीं था। ये सब शब्द आवश्यकता के अनुसार हिंदी में समाहित किए गए। हिंदी साहित्य में पद्य का विकास
पहले हुआ और गद्य का विकास बाद में हुआ। और गद्य के विकास में नाटक, कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखाचित्र, इन सभी में जो भाषा प्रचलित थी वो बोली के अधिक नज़दीक थी और उसमें अंग्रेजी और अरबी फारसी के जन प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। यद्यपि अभी भी आलोचना की जो भाषा है तत्सम युक्त है और तत्सम शब्दावली से वह भरपूर है। स्वतंत्रता के बाद जो स्थिति बनी उसमें विधि, विज्ञान और वाणिज्य की जो शब्दावली थी वह आगत भाषाओं से ली गई, क्योंकि इन विषयों की जो पुस्तकें थीं वो अंग्रेजी से की थीं और उनको अनुवाद में हिंदी में जब लाया गया तो अंग्रेजी और संस्कृत से शब्द तो लिए ही गए, साथ ही नए शब्दों का भी निर्माण किया गया। इस प्रकार हिंदी जो अभी तक हमारी अभिव्यक्ति को और विषय जो भारत में प्रचलित थे उनका ही प्रचारण कर पाती थी, अब वह विज्ञान के नए क्षेत्र में भी पदार्पण कर रही थी और इसलिए उसमें पारिभाषिक शब्दों का भी प्रयोग किया गया। पारिभाषिक शब्द स्वतंत्रता पूर्व तक जो 5-6 हज़ार थे, अब उनकी संख्या लाखों में हो गई है और लाखों में उनकी संख्या होने से हिंदी का जो शब्द भंडार है और भी समृद्ध होता चला जा रहा है। जो हमने 4 वर्ग में बांटा हिंदी को, उसमें जो पहला है भारतीय आर्य भाषाओं के शब्द, भारतीय अनार्य भाषाओं के शब्द, विदेशी शब्द और अन्य शब्द। सबसे पहले हम भारतीय आर्य भाषाओं के अगर शब्द लें तो भारतीय आर्य भाषाएं से तात्पर्य यह है कि हमारे यहाँ जो प्राचीन भाषाएं थीं, बोलियां थीं, उनसे लिए गए शब्द। तो प्राचीन भाषा हमारी संस्कृत है और संस्कृत से ही हम हिंदी का उस मानते हैं। संस्कृत के जो शब्द थे उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उससे होती हुई हिंदी विकास की परंपरा को समृद्ध करती आ रही है। इन शब्दों को अगर हम पुनः विभाजित करें तो इसमें तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द इत्यादि आते हैं। तत्सम शब्द को अगर हम पहचानें तो तत्सम 2 शब्दों से बना है, तत् धन सम। इसमें तत् का अर्थ है वह या उसका, तत् का अर्थ संस्कृत से है, वह यानी संस्कृत और सम यानी समान, यानी संस्कृत के समान जो शब्द हैं वे तत्सम कहलाए। व्याकरणीय नियमों के हिसाब से जो शब्द संस्कृत से यथावत हिंदी में लाए गए वे तत्सम शब्द कहलाए, यानी बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के, बिना किसी रूप परिवर्तन के जिन शब्दों को हमने हिंदी में प्रयोग किया उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कर्म शब्द है, हस्त शब्द है, पुस्तक है, अनुशासन है, ऐसे बहुत सारे शब्द तत्सम शब्द हैं जिनको कि हम जानते नहीं हैं किंतु हम उनका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से तत्सम शब्द हिंदी में इस तरह से घुल मिल गए हैं कि आप उनको अलग से पहचान नहीं पाते। मसलन हम आम आदमी जो हैं उनका व्यवहार तो करते हैं मगर हम उनको परिभाषित नहीं कर पाते कि ये तत्सम शब्द हैं, यानी हमारे रोज़मर्रा के बोलचाल में उन शब्दों का प्रवेश है। अब जो शब्द संस्कृत से आए हैं वही केवल तत्सम नहीं है, उनके अलावा जो शब्द हमने पाली से लिए हैं, प्राकृत से लिए हैं, अपभ्रंश से लिए हैं, वे भी अपने मूल रूप में हिंदी में आए हैं, इसलिए वे शब्द भी तत्सम हैं। जैसे कि हमने पाली से लिए दंड, कमंडल इत्यादि जो शब्द हैं वो पाली से आए हैं और उनको हम यथावत प्रयोग करते हैं। इस प्रकार यानी तत्सम शब्द वही हैं जो संस्कृत के अनुशासन से हमारे पास आए हैं और उसी तरह से वे विकास में, जैसे मार्ग है, पुष्प है, मृग है, यद्यपि इनके अर्थ अब परिवर्तित हो गए हैं। जैसे मृग शब्द है तत्सम है और मृग का अर्थ जो है वह पहले सभी प्राणियों के लिए होता था, इसीलिए जब हम शाखा मृग कहते हैं तो उसका मतलब होता है बंदर, और आज हमने उसका अर्थ संकुचित कर दिया है और हरिण के अर्थ में हम उसका प्रयोग करते हैं। कुछ संस्कृत शब्दों में व्याकरणिक नियमों के आधार पर तत्सम शब्द बनाए गए हैं, मतलब संस्कृत के नियमों को हिंदी में लाकर शब्दों का निर्माण करना, वे भी तत्सम शब्द कहलाए। जैसे एक शब्द है आबो हवा,
जलवायु शब्द उसके लिए बनाया गया। इसी प्रकार हवाई जहाज़ शब्द था, उसके लिए तत्सम शब्द वायुयान बनाया गया। इसी प्रकार एक और शब्द है समाचार पत्र, यह न्यूज़पेपर के लिए बनाया गया, और करस्पॉन्डेंस शब्द के लिए पत्राचार बनाया गया। यानी इसमें जो व्याकरण का नियम है, पत्र धन आचार, संधि के माध्यम से इस नए शब्द का निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार तत्सम शब्द हिंदी में तकरीबन 60% तक हैं और उनका हम प्रयोग कर रहे हैं। यानी तत्सम शब्दों की जो नींव है उससे ही हिंदी का एक विस्तृत शब्द भवन तैयार हुआ है। तत्सम में ही कुछ शब्द इस प्रकार से हैं जिनको हम पूर्ण तत्सम नहीं कह सकते, वे शब्द अर्ध तत्सम कहलाते हैं। मसलन कर्म शब्द है या धर्म शब्द है, तो उनके साथ हमने धर्म के साथ कर्म शब्द जोड़ा, धर्म कर्म। इसी तरह से दूसरा शब्द है क्रिया, क्रिया के साथ हमने कर्म शब्द जोड़ा, तो ये अर्ध तत्सम कहलाते हैं। यद्यपि कर्म इसमें दूसरे शब्द के रूप में समाहित हुआ है, किंतु इसको इसीलिए अर्ध तत्सम माना है क्योंकि इसमें पहला जो पद है वो पूर्णतः तत्सम है और दूसरा तद्भव के समान है या तद्भव भी है, मगर तत्सम और तद्भव दोनों मिलकर बने हैं, इसलिए हमने इनको अर्ध तत्सम नाम दिया है। वैसे अध्ययन के लिए हम तत्सम के ही अंदर इनको रखते हैं क्योंकि क्रिया जो शब्द है वो तत्सम शब्द है, मगर इसके व्याख्या अगर करना पड़े तब हम इसे अर्ध तत्सम के अंतर समाहित करेंगे। इस प्रकार तत्सम शब्दों ने हिंदी के शब्द भंडार को बहुत विस्तृत किया है। इसमें अब दूसरे प्रकार के जो शब्द हैं वो तद्भव शब्द हैं। तद्भव यह भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जैसे तद धन भव, तद का मतलब होता है वह और भव का मतलब होता है उत्पन्न हुआ, यानी उससे उत्पन्न हुआ। तत् यानी संस्कृत के लिए लिया हमने और भव यानी उत्पन्न, यानी संस्कृत से उत्पन्न होने वाले शब्द। किंतु संस्कृत से उत्पन्न होने वाले वे शब्द जो कि रूप परिवर्तन में अपना रूप बदल लेते हैं, ध्वनि में परिवर्तन कर लेते हैं, वही तद्भव है। जैसे एक शब्द है हस्त, हस्त शब्द तत्सम है, किंतु जब ये तद्भव में आता है तब हस्त का हाथ हो जाता है। इसी प्रकार हस्ती यानी हाथी होता है, तो हस्ती तो यहाँ पर तत्सम है और हाथी तद्भव है। गृह, गृह संस्कृत का तत्सम शब्द है, इसको हम हिंदी में घर कहते हैं। इसी प्रकार से जिह्वा शब्द है, इसके उच्चारण में कुछ कठिनाई है इसलिए हमने इसका जीभ बना लिया। इस प्रकार तद्भव शब्द वे हैं जो कि थोड़ा बहुत रूप परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। इसमें अब जो तीसरे प्रकार के शब्द हैं वे देशज हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता है, देश धन जा का मतलब भी यहाँ पर उत्पन्न होना होता है, यानी देश में उत्पन्न होने वाले शब्द। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये संस्कृत से संबंधित नहीं है, ना तो ये तत्सम है ना तो ये तद्भव हैं, और देशी हैं इसका मतलब ये विदेशी भी नहीं है। तो ऐसे शब्द जो देश में उत्पन्न हुए हैं, मसलन बोलियों से आए हैं, किंतु हमको उनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए हमने उनको देशज शब्द कहा। जैसे कान्हा शब्द है, निगोड़ा शब्द है, धोती है, लोटा है, चौपाटी हैं। इनकी उत्पत्ति अगर हम जानना चाहें तो हमको इनका उस कहीं नहीं मिलता है। यहाँ एक बात और स्पष्ट है कि हिंदी का प्रत्येक शब्द पारदर्शी है और वह अपने उस की ओर ही लौटता है। हम कोई भी शब्द लें तब हमें उसके पीछे वही, जैसे हम वर्ण पढ़ते हैं हिंदी में, भ वर्ण है, ग वर्ण है, क वर्ण है, ये कहीं ना कहीं किसी धातु से संबंधित हैं और उसी प्रकार अर्थ देते हैं। भ्रमण शब्द है जैसे, तो अगर हम इसके अर्थ की तरफ जाएं तो यह पूरी तरह से पारदर्शिता व्यक्त करते हैं, किंतु देशज शब्दों के साथ इस प्रकार से पारदर्शिता नहीं है। अगर हम धोती कहते हैं तो हम इसके उसमें नहीं जा सकते कि ये कब उत्पन्न हुआ, यह तो जन समाज के व्यवहार में आ गया है और इसीलिए हम इसको देशज कहते हैं। यानी जनता के अनजान लोग जो हैं किसी भी प्रसंग में, संदर्भ में अगर कोई शब्द का उच्चारण कर देते हैं, उस भाषा को प्रयोग में लाते हैं तो वह देशज कहलाते हैं। जैसे विगत दिनों की बात है जब राबड़ी देवी
मुख्यमंत्री थीं तब उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था जिसको कि गलफूट कहा था उन्होंने, और गलफूट शब्द आज प्रचलन में है। अभी हमें विदित है कि ये राबड़ी देवी के मुंह से निकला था, मगर कालांतर में हम भूल जाएंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और ना ही हम इसकी उत्पत्ति का उस खोज पाएंगे। यद्यपि इसमें दो शब्द दिख रहे हैं, गल और फूट दोनों अलग अलग हैं, पर गल फूट का मतलब यहाँ बिल्कुल अलग हो जाता है, यानी कहे गए शब्द। तो ये जो शब्द है ये देशज शब्द है। देशज शब्द इसी प्रकार से हमारी भाषा के शब्द भंडार को समृद्ध करते आ रहे हैं। एक बात और यहाँ निश्चित है कि देशज शब्दों की उत्पत्ति किसी विद्वत जन से नहीं होती, यह आम आदमी से के बीच में से आते हैं और उन्हीं से आके ये पल्लवित होते हैं। चौथे प्रकार के जो शब्द हैं वो हैं संकर शब्द। संकर का मतलब होता है मिश्रित। जैसा कि इसका नाम है उसी प्रकार से दो भाषाओं या बोलियों के जो मिश्रित शब्द हैं उनको संकर शब्द कहा गया। जैसे कि एक शब्द है डाक घर। इसमें डाक जो है वो अंग्रेजी का है और घर जो है हिंदी का तद्भव शब्द है, इसलिए हम इसे संकर शब्द कहेंगे। इसी प्रकार से टिकट घर, रेलगाड़ी, ये सभी शब्द संकर शब्द हैं। मसलन किसी एक भाषा के शब्द जब दूसरी भाषा में जुड़ते हैं तब उन्हें संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द में कई प्रकार के शब्द हो सकते हैं, जैसे कि संस्कृत और हिंदी के भी हो सकते हैं, बोलियों के हो सकते हैं, दो बोलियों के मिलके बने हो सकते हैं, अंग्रेजी हिंदी के हो सकते हैं, अंग्रेजी संस्कृत के हो सकते हैं। जैसे अगर हम अंग्रेजी संस्कृत का एक उदाहरण लें, कंप्यूटरीकरण, तो इसमें कंप्यूटर जो शब्द है अंग्रेजी का है और करण जो शब्द है संस्कृत का है। इसी प्रकार विभिन्न भाषाओं के शब्दों को जोड़कर जितने भी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वह संकर कहलाते हैं। जैसे इसमें नए प्रयोग भी होते हैं, क्योंकि कई शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं के हैं, उनमें हम शब्द तो विदेशी ले लेते हैं किंतु उसमें जो प्रत्यय हैं या वचन लिंग हैं वो हिंदी के नियमों के हिसाब से करते हैं, वे भी संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे आज महाविद्यालय कोई नहीं जाता, सभी कॉलेज जाते हैं, और अगर इसका बहुवचन का प्रयोग करें तो कॉलेजों हो जाता है। कॉलेजों में कॉलेज तो अंग्रेजी का है मगर ओ जो प्रत्यय है वो हिंदी का है। इस प्रकार ये जो शब्द है संकर शब्द है। इस प्रकार भारतीय आर्य भाषाओं के शब्दों ने हिंदी के शब्द भंडार को समृद्ध किया है। दूसरे प्रकार के शब्द वे हैं जो भारतीय अनार्य भाषा के हैं, उन्होंने भी हिंदी का शब्द भंडार बहुत विस्तृत किया है। हमें विदित ही है कि भारत में आर्य भाषाओं के अलावा भी द्रविड़ और मुंडा परिवार की जो भाषाएं हैं वो प्रचलित हैं। यद्यपि इनका क्षेत्र बहुत सीमित है, ये आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो द्रविड़ में जो हमारा दक्षिण के जो भाग हैं जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि भाषाएं हैं, इनके शब्दों ने हिंदी के भंडार को समृद्ध किया है। जैसे चिल्लर शब्द है, प्रतिष्ठान शब्द है, पिल्ला है, कदली है, बाण है, ये जो शब्द हैं सब द्रविड़ भाषाओं से आए हैं। आस्ट्रिक परिवार की जो भाषा है मुंडा, इसमें गोंड, कोरकू, संथाल जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे सब उसी वर्ग से आते हैं। जैसे कि कोड़ी है, संथाल है, गोंडवाना है, गोंडी है, गोंड है, ये सभी शब्द मुंडा भाषाओं के हैं और हमारी भाषा के शब्दों को समृद्ध करते हैं। तीसरे प्रकार के जो शब्द हैं वो हैं विदेशी भाषाओं के शब्द। और जैसा कि हमें विदित ही है कि भारत में विभिन्न संस्कृतियों का प्रवेश हुआ और यहाँ पर प्रत्येक देश के लोग आए। आज ही नहीं, प्राचीन काल से ही शक, हूण, मंगोल, तुर्क, अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, चीनी, बहुत लोग हमारे देश में आए। और ये जब हमारे देश में आए तो इनकी अपनी संस्कृतियों के साथ साथ अपने देश के शब्दों को भी इन्होंने भारत में लाया। विदेशी भाषाओं के जो शब्द हिंदी में आए वो प्राचीन काल से हमारे साथ चलते आ रहे हैं। तुलसी ने भी उनका यवन शब्द का प्रयोग किया है। शक और हूण का जो प्रवेश था उसी समय हो गया था, तब से परंपरागत रूप से हमारे देश में जो शब्द आए हैं वो, और आधुनिक काल में जो शब्द आए हैं वो। इस प्रकार से विदेशी भाषा शब्दों के समूह में दो प्रकार के शब्द हैं,
एक परंपरागत और दूसरे आधुनिक। परंपरागत विदेशी शब्दों में प्राचीनता के प्रभाव से जो शब्द आए हैं, जैसे बेबीलोनिया का जो शब्द है मीना, वह हिंदी में मन के रूप में प्रयोग में आया। मन जो बाँट, तोल का जो बाँट होता है उसको कहा गया। ऐसे ही फारसी का शब्द आया पोस्ट और मोची का, तो पोस्ट को हिंदी में पुस्तक के नाम से जाना गया और मोची का मोची हो गया। इसी प्रकार हिंदी में एक शब्द प्रचलित है सिक्का। सिक्का शब्द सीरियन भाषा से आया हुआ है और ये परंपरागत रूप से हिंदी में आया है। आधुनिक काल में बहुत सारे शब्द हमने हिंदी में लिए हैं। जब हमारे यहाँ मुग़लों का प्रवेश हुआ तो मुग़ल काल की जो संस्कृति थी उससे हमारे यहाँ खान पान संबंधी, पहनावे संबंधित, खेलकूद के, इस तरह से बहुत सारे शब्द आए। तो इस प्रकार जो विदेशी भाषाओं के शब्द आए उनको फिर हम पुनः दो भागों में रख सकते हैं। एक तो वो जो कि संस्था संबंधित शब्द हैं और दूसरे वे शब्द जो कि खान पान के, यंत्र के, खेल के समूह में को व्यक्त करते हैं। तो जो संस्था संबंधी शब्द हैं जैसे कचहरी, दफ्तर, कॉलेज, मस्जिद, इस तरह के हैं। और दूसरे प्रकार के जो शब्द हैं वो कोट, पेंट, रेडियो, कंप्यूटर, फ्रिज, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, ये जो शब्द हैं खेल संबंधित हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो विदेशी शब्द हैं उनको हम तीन रूपों में रख सकते हैं। एक तो एशियाई भाषाओं के शब्द, दूसरे यूरोपीय भाषाओं के शब्द और तीसरे अन्य शब्द। तो एशियाई भाषाओं में यानी एशिया महाद्वीप के जितने भी देश हैं उनसे जो शब्द आए हैं वे एशियाई भाषाओं के शब्द हैं। जैसे ईरानी का शब्द देखें तो हमारे यहाँ जो गंज शब्द आया है, तीर शब्द आया है, मिहिर शब्द आया है। तीर और मिहिर की व्युत्पत्ति में हम अगर जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है ये हमारी भाषाओं के होंगे, किंतु ये जो शब्द हैं ईरानी भाषा के हैं। इसी तरह से मटर गश्ती, गुंडा, जमाल गोटा, पटाखा, कलूटा, निखालिस, ये जो शब्द हैं ये पश्तो भाषा से आए हैं। तुर्की भाषा के जो शब्द हैं जैसे कैंची, खजांची, चमचा, चारपाई, तलाश, सौगात, ये शब्द हैं। अब हम फारसी शब्दों को जानें तो अफसोस, आराम, खामोश, दीवार, परहेज, ये शब्द फारसी हैं। हम जो चीनी का प्रयोग करते हैं वे चीनी जो शब्द हैं, जापानी शब्द में हमने रिक्शा का प्रयोग किया। तो इस तरह से एशियाई जो शब्द हैं वो हमारे भाषा के शब्दों को समृद्ध करते हैं। दूसरे प्रकार के जो यूरोपीय भाषा के शब्द हैं वो यूरोपीय महाद्वीप के देशों से आए हैं। जो रोटी हम आज खाते हैं हमको लगता है कि यह हिंदी का ही शब्द है, मगर ये पुर्तगाली शब्द है और पुर्तगाली भाषा से आया है। इसी प्रकार हम जो कमीज़ पहनते हैं, हम जो तौलिए का प्रयोग करते हैं, हम बाल्टी का प्रयोग करते हैं, ये भी पुर्तगाली शब्द हैं। फ्रांसीसी जब शब्द हम लेते हैं तो टेबल, पिकनिक, मीनू, लैंप, ये फ्रांसीसी शब्द हैं। डच शब्दों में बम, तुरुप इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। यूनानी शब्द कस्तूरी, सुरंग, यवन, ये यूनानी शब्द है। लैटिन शब्द तो हमारी भाषा में बहुत घुल मिल गए हैं, रोमन, दिनार आदि। सिगरेट शब्द स्पेनिश का है, सिगार, कार्क, ये सभी। इसके अलावा रूसी शब्द जाट, स्पुतनिक इत्यादि शब्द। जर्मनी शब्द डेक, बेगम। इटालियन शब्दों में लॉटरी, गज़ट, रॉकेट, वायलिन, पियानो। और अंग्रेजी शब्द तो बहुत अधिक हमारी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं। हम दैनिक जीवन में जो चर्चा करते हैं उसमें कभी ना कभी तो हमारे मुंह से अंग्रेजी के शब्द निकल ही जाते हैं, और जो हिंदी में अपने व्याकरण के हिसाब से ही बृहत किए जा रहे हैं। जैसे अफसर है, कैमरा है, कंपाउंडर है, ड्रामा है, ड्राइवर है, कंडक्टर हैं, ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं। इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे हैं जो किसी भाषा से नहीं आए हैं। वे शब्द हम कई बार अनुकरण के आधार पर, ध्वनि के आधार पर अपने आप स्वतः ही बना लेते हैं। जैसे मिमियाना, भिनभिनाना, गुर्राना, ये सब ध्वन्यात्मक अनुकरण के हिसाब से हैं। सरसराहट, चरचराहट, ये सब ध्वन्यात्मक शब्द हैं। इसी प्रकार से कुछ शब्द दृश्यात्मक होते हैं, जैसे बिजली की चकाचौंध, तो चकाचौंध शब्द है। जगमग, झिलमिल, ये सब दृश्यात्मक शब्द हैं। यह भी हमारे शब्द भंडार को विस्तृत करते हैं। इसके अलावा भी हिंदी में कई प्रयोग इस तरह से हैं जो कि हमारे शब्द भंडार को बढ़ाते हैं।
कई बार हम अपने हिसाब से शब्द बना लेते हैं, कई बार भौगोलिक कारणों से और कई बार सामाजिक कारणों से शब्दों का में परिवर्तन कर लेते हैं और वे परिवर्तित शब्द प्रचलन में आ जाते हैं। जैसे इसमें हम अगर कहें तो स्वर विकार के कारण भी शब्दों का निर्माण होता है। जैसे अंग्रेजी की ध्वनियाँ हैं, वो हिंदी में हमने समाहित तो कर ली मगर अंग्रेजी के समान हम उनका उच्चारण नहीं कर पाते। और जैसे कॉलेज शब्द है, उसको हम कॉलेज बोलते हैं, कई बार कॉलेज बोलते हैं, यानी इसमें ए ध्वनि का विकास कर लिया हमने। इसी प्रकार से एक और शब्द है बिस्किट, तो हम कभी उसको बिस्किट बोलते हैं, कभी बिस्कुट बोलते हैं, तो इसमें भी ई का ऊ में परिवर्तन कर लेते हैं। तो ये स्वर विकार के कारण हम शब्दों को परिवर्तित कर लेते हैं और इस प्रकार से एक नया शब्द हिंदी को दे देते हैं। स्वरलोप के कारण भी हम शब्दों का निर्माण कर पाते हैं। जैसे डेप्यूटी है तो उसको हम डिप्टी बोलते हैं। इसी प्रकार हिंदी में भी कई बार हम स्टेशन है तो उसको टेशन बोल देते हैं। पंजाबी लोग कई बार उच्चारण में इस प्रकार की गलतियां करते हैं, जैसे पराठा है तो परोठा बोल। उनके द्वारा र की रेप का उच्चारण तो कभी संभव ही नहीं है, तो उनके लिए इंद्र इंदर हो जाता है। तो इंदर भी एक शब्द बनकर नई ध्वनि देता है। कई बार स्वरागम के कारण भी शब्दों का निर्माण हो जाता है। हम उन्हें अधिक तनाव के साथ, स्ट्रेस के साथ जब उच्चारण करते हैं तो एक ध्वनि ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे हमने कहा स्पेशल, तो स्पेशल, तो यहाँ पर ई की ध्वनि का आवृत्ति हो जाती है और स्वरागम हो जाता है। इसी प्रकार ब्रश है तो कई लोग बोलते हैं ब्रुश या ब्रश बोलते हैं, तो इस प्रकार से इसमें ऊ ध्वनि का आगम हो जाता है। कई बार व्यंजन विकार के कारण भी शब्दों का निर्माण हो जाता है। जैसे दिसंबर शब्द है हिंदी में, मगर अंग्रेजी में ये ड है, तो ड जो है उसको हम द के रूप में प्रयोग करते हैं। इन प्रयोगों के कारण हिंदी का शब्द भंडार अनायास ही बढ़ता चला जाता है। मसलन हिंदी जो है समाज की भाषा होने के कारण समाज से शब्दों को ग्रहण करती हुई आगे बढ़ती चली जाती है और इस बढ़ाव के कारण हिंदी का शब्द भंडार विस्तृत होता जाता है। साथ ही ज्ञान विज्ञान के आविष्कार के कारण भी नए नए शब्दों को हम हिंदी में ग्रहण करते चल रहे हैं और इस तरह से हिंदी समृद्ध होती चली जा रही है। नए विज्ञान के कारण अंतरिक्ष में जो शब्दों का प्रचलन है, उन शब्दों का भी प्रयोग हिंदी के शब्द भंडार को बढ़ा रहा है। इस प्रकार से हिंदी सभी भाषाओं का जो कि विश्व में प्रचलित हैं उनके शब्दों का समावेश करते हुए संचार क्रांति के कारण अपने स्वरूप को नित्य नया अख्तियार करती जाती है और उसका शब्द भंडार बढ़ता ही जा रहा है। दिनों दिन उसका यह प्रयास है कि उसकी अभिव्यंजना शक्ति बढ़ती रहे और इसमें जन जन का सहयोग है। जन जन के सहयोग से हिंदी की अभिव्यंजना शक्ति नित्य प्रति वृद्धि ही करती जा रही है।